हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निखिल पुरी गोस्वामी और आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन और इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स एंड टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोशन क्या होती है, किसे हम मोशन में कहेंगे, किसे हम रेस्ट में कहेंगे। तो अगर मैं आपसे जनरली क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ मोशन, तो सीधा सा आपका आंसर होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज कर रहा है तो मोशन में होगा या मूविंग होगा, और अगर वो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में होगा। लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपरली सही नहीं है। क्यों सही नहीं, इसका रीज़न मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम मोशन से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो मोशन को फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड इन मोशन। अब मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक्स। स्टैटिक के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो आपके रेस्ट में होता है, लाइक जब चार्ज है वो रुका हुआ है तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुकना या इक्विलिब्रियम में होना। दूसरे हम पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है तो उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के खुद के दो पार्ट होते हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक प्रॉपर। जो काइनेमेटिक्स है उसके अंदर हम स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, यानी कि हमको मोशन के कॉज का रीज़न नहीं पता, मतलब मोशन किस वजह से हो रही है उसका कॉज हम नहीं जानते। लेकिन डायनेमिक्स प्रॉपर के अंदर हम मोशन का कॉज जानते हैं कि किस वजह से मोशन हो रही है। अच्छा, मोशन का कॉज जानने के लिए सबसे पहले हमें किसकी सहायता होती है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की और थर्मोडाइनेमिक्स में। थर्मोडाइनेमिक्स का नाम हमने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर हमें ये पता होता है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है, वहाँ हमें कॉज पता होता है। इस वजह से हमने यहाँ पे थर्मोडाइनेमिक्स को लिया है। ये कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। अब हम बात करते हैं वापस मोशन के ऊपर कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि मोशन क्या है। तो मोशन जो है एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, एक रिलेटिव टर्म है। कैसे रिलेटिव टर्म है, आइए इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे कमरे में एक टेबल पड़ी है, उस टेबल के ऊपर एक बुक है। ये आपके पास एक टेबल है और इसके ऊपर ये एक बुक पड़ी है। आप यहाँ खड़े हैं और आप बुक को देख रहे हैं तो वो आपको रेस्ट में नजर आ रही है, रुकी हुई नजर आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि चांद पर एक आदमी है और वो आपको देख रहा है, तो उसे ये बुक जो है वो मूवेबल या मोशन में नजर आएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यह पता कर सकते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। यहाँ जब आपने टेबल के ऊपर रखी बुक को देखा तो आपने स्वयं को, खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मान लिया और इसके ऊपर डिसाइड किया कि ये जो बुक है वो कैसी है, रेस्ट में है। लेकिन जब चांद पर बैठे व्यक्ति ने आपको अर्थ पर पड़ी इस बुक के बारे में, ये है अर्थ पर पड़ी इस बुक के बारे में देखा, तो उसने खुद को रेस्ट में मान लिया, खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लिया और उसने अर्थ को देखा कि अर्थ घूम रही है, और अर्थ घूम रही है तो उसके साथ उसके अंदर की चीज भी घूम रही है। तो मोशन क्या है? मोशन is a relative term। एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत होगी, या जिसे रेफरेंस बॉडी बोलते हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी। जो ऑब्जर्वर होगा वो हमें ये बताएगा कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, जबकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पेस में लोकेशन के बारे में बताएंगे। तो आइए हम इसको रफ कर देते हैं। हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप होते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए रेफरेंस बॉडी जिसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, और दूसरा चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये रेफरेंस बॉडी क्या है इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं आपको। जैसे कि ये कार है, और इसके अंदर कोई बैठा है। यहाँ जमीन पर खड़ा कोई व्यक्ति है जो इसे देख रहा है। अब ये कार v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रही है, तो
जब जमीन पे खड़ा व्यक्ति इसको देखेगा, इस कार को, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो जब ये जमीन पे खड़ा व्यक्ति इस कार वाले व्यक्ति को देखेगा तो ये इसको आगे जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन अब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लेता हूं तो कार वाला खुद को स्थिर मानेगा और उसे लगेगा कि जमीन पर खड़ा आदमी पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने से टाइप्स ऑफ मोशन बदल जाएगा। यहाँ पर इसे लग रहा है कि कार वाला आगे जा रहा है, लेकिन अब कार वाले को लग रहा है कि ये जो जमीन पर खड़ा व्यक्ति है ये इसको पीछे जा रहा है, और यहाँ पर कार वाले ने खुद को स्टेबल माना है, स्थिर माना है, ऑब्जर्वर माना है, और उसे लग रहा है कि जमीन पर खड़ा व्यक्ति पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये जो FOR यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो यहाँ पर हमने दो रेफरेंस बॉडी ली है, एक ये ली है, एक ये ली है। अब दूसरा आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि सपोज ये कोई एक पार्टिकल है, वो ए पोजीशन पर है। अब इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हमें बताता है, इसका लिख देता हूं मैं, इट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। किसी स्पेस के अंदर उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन के बारे में हमको बताता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मैंने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं, एक्स वाई जेड। सपोज कोई पार्टिकल है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसके एक्स वाई जेड ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, और ये सब मिस्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे मोशन से रिलेटेड पैरामीटर के बारे में। मोशन से रिलेटेड पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो मोशन में यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन। बिना पोजीशन के हम किसी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी नहीं कर सकते, उसकी लोकेशन पता नहीं कर सकते, उसका एड्रेस पता नहीं कर सकते। पोजीशन को हम नॉर्मली कह सकते हैं कि एड्रेस। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेट है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम उसकी पोजीशन या उसकी एड्रेस को हम जान पाएंगे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज ये एक आर्टिकल है, ये ए पॉइंट पर है। अब ये कहाँ पर है इसकी पोजीशन हमें नहीं पता, तो इन पोजीशन को पता करने के लिए हम कार्टेनियस सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें हम एक्स और वाई लेंगे। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसको हम एक्स बोलेंगे, और एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे जिसको हम वाई बोलेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास एक्स कॉमा वाई। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है जिसको मैंने ओ से डिनोट किया है, ये पॉइंट ए। अब जब मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये लाइन मेरे कहलाएगी, जिसको मैं ओ ए नाम दे दूंगा, ये होगा मेरा पोजीशन वेक्टर। ये हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है कि आपने किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया तो वो जो लाइन बन जाएगी उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, और इसको मैं वेक्टर का साइन बना देता हूं। इससे मैं R1 भी लिख सकता हूं, तो R1 वेक्टर को मैं OA वेक्टर भी ले सकता हूं। ठीक है। अच्छा, वेक्टर है तो वेक्टर के कुछ यूनिट वेक्टर भी होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, जो किसी स्पेस के अंदर उसकी आइडेंटिटी यानी पोजीशन या लोकेशन को बताते हैं। तो जैसे R1 है, अगर मैं मान, ये तो मैंने 2D में लिया इसलिए मैंने दो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। अगर मैं 3D में ले लेता हूँ यहाँ तो Z और आ जाता, तो यहाँ पे मैंने Z ले लिया। तो अगर R1 क्या मुझे निकालना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, X1, सपोज मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें तो X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। तो यहाँ पर मैंने R1 वेक्टर को इस तरह से लिख दिया है, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। अभी तो ये रेस्ट में, अब माना कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ये यहाँ पर आ गया पॉइंट बी पर आने पर इसकी पोजीशन बदल गई, तो इसके वेक्टर्स के जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो भी बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा X2 I कैप प्लस
y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब मैंने इसको इससे मिला दिया, ये हो जाएगा OB वेक्टर, जिसे मैं R2 वेक्टर भी कह सकता हूं। तो OB वेक्टर बराबर R2 वेक्टर भी कह सकता हूं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब क्योंकि ये जो पार्टिकल था ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिफ्टिंग के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि शिफ्टिंग कैसे हुई है, पोजीशन में चेंज कैसे हुआ है। अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ रहा है, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ रहा है, तो इसको मैंने डेल्टा आर लिख दिया, यानी चेंज इन पोजीशन। अब हम बात करेंगे, एक नई टर्म्स आती है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अच्छा, चेंज इन पोजीशन से पहले हम चेंज को समझ लेते हैं कि चेंज क्या होता है। चेंज की खुद की एक डेफिनेशन होती है चेंज, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा होता है कि अगर लार्ज चेंज है, बड़ा चेंज है, और अगर डी, इससे बोलते हैं अगर चेंज छोटा है, स्मॉल है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज के अंदर हम डेल्टा का यूज करते हैं, और स्मॉल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर हम स्मॉल डी का यूज करते हैं, यानी यहाँ पर जो चेंज है वो स्मॉल हुआ है। चेंज की डेफिनेशन होती है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल चेंज की डेफिनेशन होती है। अब देखिए हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी हमेशा फाइनल टू इनिशियल होगी, फाइनल टू इनिशियल इसकी होगी। अब क्योंकि चेंज निकालना है हमें, तो ये चेंज यही है जिसको हम डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं फाइनल कौन सा, यहां पर, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर को मैं और क्या लिख सकता हूं, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब हम जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच में कभी सब्सट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर हमेशा एडिशन लॉ को फॉलो करता है। इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूं OB वेक्टर प्लस माइनस OA वेक्टर। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूं, तो डेल्टा आर मेरे पास आ जाएगा सीधा सीधा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस तरीके से मैंने चेंज इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को निकाल दिया। इसकी डायरेक्शन फाइनल टू इनिशियल होगी। अब हम आगे देखेंगे डिस्टेंस के बारे में। दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्स विच ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ ऑफ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई एक पॉइंट है, यहाँ ए है और ये शुरू हुआ इस तरह से और ये यहाँ पर आया। वो ऑब्जेक्ट है वो ए से चलना शुरू हुआ और बी पे जाके खत्म हुआ, तो इसने ये जो पूरा पाथ है, ये जो कवर किया है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसका डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। मतलब ये जो होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वाला पाथ इसका डिस्टेंस होगा।
तो देखने से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है और डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इनके ऊपर डिफरेंस देखा जाए तो डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करती है, यानी पाथ डिपेंडेड है, और डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाथ कैसा है, फाइनल से इनिशियल ही उसका डेफिनेशन में है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, वो 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर इस डायरेक्शन में चला। हमें पता करना है फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर प्रॉपर्टी है, यानी इसके अंदर वेक्टर के रूल नहीं लगेंगे, वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस एक स्केलर प्रॉपर्टी, यानी इसमें सिंपल सी मैथमेटिक्स लगेगी, 4 और 3 7 हो जाएंगे, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट है, यहां से गया फिर यहां से गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा लगेंगे, वेक्टर के कुछ रूल लगेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि कभी हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमको अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है r = a² + b² + 2ab cos थीटा की पावर 1/2। अब क्योंकि यहाँ थीटा दो वेक्टर के बीच में हमको 90 डिग्री दिख रहा है और cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा r = a² + b² की पावर 1/2। अब हमको a कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16, b दे रखा है 3 का स्क्वायर 9 की पावर 1/2। फाइनल आंसर आ जाएगा √25, जिसको हम बोल सकते हैं 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 5 मीटर आया, जबकि पास डिस्टेंस हमारे पास 7 मीटर आई। तो ये जो कुछ बेसिक डिफरेंस थे और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आगे हम देखते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। क्या होती है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Rate of change of displacement with respect to time। यानी कि वेलोसिटी को हम लिखेंगे d/t, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Δx/Δt। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की होगी। अब हम देखते हैं, इसमें एक बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि वेलोसिटी को कभी एक 8 पॉइंट पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि वेलोसिटी बना किससे है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर टाइम से। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट
को चेंज, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन को चेंज करने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है। तो इस वजह से हम वेलोसिटी को एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेलोसिटी को एक पॉइंट पे डिफाइन कर दिए कीजिए, तो उसका मतलब क्या है, उस मतलब को हम समझते हैं कि सपोज आपके पास ये कोई भी एक पाथ है, ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, और यहाँ पर आपको पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे, तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, बहुत ही छोटा सा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको मैं मान लेता हूँ dx, और इस dx डिस्प्लेसमेंट को तय करने में जो, यानी कवर करने में जो टाइम लगेगा उसको मैंने मान लिया dt। तो ये जो मेरे पास v आ जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास में dx बाई dt। स्मॉल डिस्टेंस के, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए और स्मॉल टाइम के लिए जो वेलोसिटी आएगी उसे मैं बोलूँगा v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एग्जैक्ट और एक पर्टिकुलरली टाइम पर जो मैंने वेलोसिटी निकाली। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि जोधपुर से अजमेर की जैसे दूरी है वो है 200 किलोमीटर, ठीक है। अब 200 किलोमीटर को जैसे मैं निकलता हूँ जोधपुर से अजमेर के लिए, तो 200 किलोमीटर का है और मैं पहुँचता हूँ 5 घंटे में, तो मेरी जो डिस्टेंस होगी, मतलब मेरा जो मुझे जो समय लगेगा, मतलब 5 घंटे वो, तो मेरी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैं पहुंचा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं पूरे रास्ते में 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला हूँगा, कहीं मैंने 80 भी करी होगी, कहीं 60 भी गई होगी, कहीं 70 भी गई होगी। लेकिन अगर मैं पूछूँ आपसे कि बताओ 5 सेकेंड पे आपकी स्पीड क्या थी, आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो वो जो एक्यूरेट वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस बराबर लिमिट, या हम डेल्टा टी टेंस टू 0। यहाँ पे हम जो चेंज इन टाइम है उसको 0 लेते हैं, यानी बहुत ही टाइम में चेंज बहुत ही कम, 0 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे इसको लिखा जाता है dx बाई dt, और ये वेक्टर है तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस है। दूसरी अगर बात की जाए एवरेज की, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है? सपोज ये कोई पर्सन है, वो अभी P पॉइंट पर खड़ा है और इसे Q और R 2 पॉइंट है, यहाँ से जाना है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और इनको तय करने में जितना समय होगा, क्योंकि यहाँ पर अब टाइम, क्योंकि यहाँ इंटरवल बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा x बाई डेल्टा t, और ये वेक्टर। तो एवरेज के अंदर इंटरवल ज़्यादा होता है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का हो या टाइम का हो, जबकि इंस्टेंटेनियस के अंदर इंटरवल बहुत ही कम होता है। अब जो इसकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी। जबकि अगर v इंस्टेंटेनियस की निकाली जाए तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंट होगी। टेंजेंट किस तरीके से? जैसे कि ये एग्जांपल ले लिया A और B, अब इन दोनों के बीच क्या मुझे एवरेज निकालना है, तो ये होगी इनकी V एवरेज, ये डायरेक्शन। और अगर मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस की वजह के क्या डायरेक्शन होगी, तो ये एक सीधी लाइन खींची होगी इंस्टेंटेनियस की, तो ये इंस्टेंटेनियस टेंजेंट को शो करेगा और V एवरेज जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ही इक्वल होगी। नेक्स्ट पैरामीटर है स्पीड। स्पीड जो है उसे बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या बोला जाता है? स्पीड। स्पीड एक स्केलर प्रॉपर्टी है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी और डायमेंशन L1t-1 होगी। वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी, डायमेंशन L1t-1 होगी। अब
डिस्टेंस जो स्पीड जो है वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज स्पीड, इसको भी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से लिखते हैं, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सपोज ये हमारे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो मुझे एवरेज निकालनी है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा मुझे लेना पड़ेगा पाथ, ये पूरी डिस्टेंस, ये वाला पूरा यहाँ से, और इसमें इसको कवर करने में या ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा उसका डिवाइड करके मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। अगर मुझे पूछा जाए कि B पर निकालो, पॉइंट B पर इंस्टेंट स्पीड निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा dx बाई dt। अगर मैं ये पूछ लूँ कि ये क्या है, तो ये हमारा होगा v एवरेज, और इस पर वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी है, और ये वाला हो जाएगा v एवरेज। ध्यान रहे मैंने इसके ऊपर एक एरो का साइन बनाया, इसके ऊपर नहीं बनाया, इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी है और ये एवरेज स्पीड है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं एवरेज स्पीड पर कि a body covers its first half distance with speed v1 and remaining half covers with speed v2, then find its average speed। तो इसके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम निकालेंगे, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी अगर मैं इसको इस तरह से मान लूँ, फर्स्ट हाफ यानी यहाँ डिस्टेंस सेम है, तो ये जो फर्स्ट है इसको मैंने d मान लिया, इसको कवर करने में इसको टाइम t1 लगा और इसकी वेलोसिटी v1 थी, सेकेंड हाफ भी d मान लिया और इसको कवर करने में टाइम t2 लगा और वेलोसिटी v2 से इसने किया है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारे पास में d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। d1 और d2 दोनों सेम है तो हो जाएगा 2d अपॉन, यहाँ टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम बराबर t1 हो सकता है d अपॉन v1 और यहाँ t2 हो जाएगा हमारे पास d अपॉन v2। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, सॉल्व कर देंगे इसको, तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से d को कॉमन लेके कट करके एलसीएम लेके सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ देख लेते हैं कि